सब्सक्राइब करें ग्रेस इलस्ट्रेटिव व्यूज़ को और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is guidelines of male urogenital triangle. तो मेल यूरोजेनिटल ट्राइंगल के अंदर आपको तीन स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती है। पहला तो आपको एक्सटर्नल जेनिटलिया और इसके साथ साथ पेरिनियल मसल, सॉरी दो चीज़ें, एक्सटर्नल जेनिटलिया और पेरिनियल मसल। सो एक्सटर्नल जेनिटलिया के अंदर आपको डिस्टल यूरेथ्रा, स्क्रोटम और पीनस देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हमने क्या क्या देखना है, इस वीडियो के अंदर हमने देखना है कि इस चीज़ को आपने कहाँ से करना है, कौन सी बुक से तैयार करना है। तो जो मेल यूरोजेनिटल ट्राइंगल वो भी आपने करना है यहाँ से केएलएम से करना है, तकरीबन 1 टू ऑल, किसी चीज़ की बीडी से करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे शॉर्ट कॉन्साइज से लिखा हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं डिस्टल मेल यूरेथ्रा से। तो डिस्टल मेल यूरेथ्रा है, ये वाला जो चैप्टर है, ये वाला जो सेक्शन है डिस्टल मेल यूरेथ्रा, इसको आपने पेल्विस के अंदर भी देखा होगा, मेल यूरेथ्रा के अंदर, जहाँ पर पेल्विस के अंदर मेल यूरेथ्रा के पार्ट्स बनाए होंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेल यूरेथ्रा के पार्ट्स, इंट्राम्यूरल, प्रोस्टैटिक, इंटरमीडिएट, स्पॉन्जी पार्ट। जो इंटरमीडिएट और स्पॉन्जी पार्ट होते हैं, ये असल में जो यूरोजेनिटल डायफ्राम के नीचे पड़े हुए होते हैं। और ये वाले जो होते हैं पार्ट, ये पेरिनियम के अंदर होते हैं, जबकि ये दोनों पार्ट कहाँ पे होते हैं, पेल्विस के अंदर होते हैं। तो हमने ये दोनों पार्ट यहाँ पे देखने हैं। जो इंटरमीडिएट पार्ट ऑफ या मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ यूरेथ्रा होता है, उसके बारे में कहा जाता है कि डीप पेरिनियल पाउच से पास करता है। आपने डीप पेरिनियल पाउच के कंटेंट को देखा होगा, ठीक है। तो हमने कहा था कि डीप पेरिनियल पाउच और सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच, इनको सेपरेट करने वाला कौन सी होती है, पेरिनियल मेम्ब्रेन, जो असल में इंफीरियर फेशिया ऑफ यूरोजेनिटल डायफ्राम होती है। तो फिर आप कह सकते हो कि ये वाला पार्ट, तो ये आपको नजर आ रहा होगा, ये जो पेरिनियल मेम्ब्रेन है, इससे ऊपर वाला पार्ट जो होगा, ठीक है, वो आपको डीप पेरिनियल पाउच में देखने को मिलेगा। इससे नीचे वाला पार्ट होगा सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक हो गया। जो इंटरमीडिएट पार्ट होता है वो डीप पेरिनियल पाउच से पास करता होता है। डीप पेरिनियल पाउच हमने कहा था दो मसल की वजह से बनता है, डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल एंड स्फिंक्टर यूरेथ्री या एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर। अब ये वाला सबसे नैरोएस्ट और लीस्ट डिस्टेंसिबल पार्ट होता है, लेकिन इससे भी ज़्यादा नैरो, इससे भी ज़्यादा लीस्ट डिस्टेंसिबल पार्ट नहीं होता, लेकिन ओरिफिस होती है जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस। सबसे लास्ट वाला जो पार्ट है स्पॉन्जी यूरेथ्रा, जिसको हम बोलते हैं, जिसके दो पार्ट होते हैं। एक वो पार्ट जो बल्ब के अंदर होगा, तो उसको बोलिए प्रॉक्सिमल बल्बस पार्ट, और एक वो पार्ट जो आपको किसके अंदर देखने को मिलेगा, एक वो वाला पार्ट जो आपको पिनाइल के अंदर देखने को मिलेगा, बॉडी ऑफ पीनस के अंदर, तो उसको मिलेगा पिनाइल पार्ट। तो आपने पार्ट्स को यहाँ से टेबल से करना है, थ्योरी में आप यहाँ से देख सकते हो। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ इनकी आपने वेसल्स और वेनस सप्लाई को देख लेना है। जो आर्टिकल सप्लाई तो आपको पता ही है, क्योंकि ये पार्ट यूरेथ्रा का पीनस के अंदर है, तो उसको सप्लाई करने वाली जो आर्टरी होगी वो भी पीनस वाली होगी, डोर्सल आर्टरी पीनस। जबकि इसके वेनस ड्रेनेज वो भी डोर्सल वेनो पीनस देखने को मिलेगी। इसके लिम्फेटिक्स होती है, लिम्फेटिक्स अपनी आई से याद रखना है, इंटरनल इलियक, यानी आई से इंटरनल, आई से इलियक लिम्फ नोड। जबकि कुछ स्पॉन्जी का जाता होता है डीपी के अंदर, यानी डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड के अंदर। ठीक हो गया। इसके बाद जो इनर्वेशन होती है, इनर्वेशन को करने वाला स्पेसिफिक, अगर इंटरमीडिएट पार्ट की करती है तो उसके पास ऑटोनॉमिक नर्व फाइबर्स आते हैं, हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस है, इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस है। जबकि हम कह सकते हैं कि जो डोर्सल नर्व पीनस जो सोमैटिक होती है, वो स्पॉन्जी यूरेथ्रा को सप्लाई करती है। इसके बाद स्क्रोटम को देख लेते हैं। स्क्रोटम में होता क्या है, स्क्रोटम एक क्यूटेनियस फाइब्रो मस्कुलर ठीक है, मस्कुलर, व्हाइट इज कॉल्ड मस्कुलर, क्योंकि आपको जो एक डार्टोस मसल देखने को मिलती है, फाइबर, क्योंकि यहाँ पे फाइबरस टिश्यू काफी ज्यादा होता है। अब यहाँ पर आपको एक स्क्रोटल राफे देखने को मिलता है, ठीक है, स्क्रोटल राफे होता है जो पोस्टीरियरली पेरिनियल राफे से कंटिन्यूस होता है और एंटीरियरली पिनाइल राफे से। अब ये राफे होते क्या, राफे ये होते हैं कि दो जो है कि एम्ब्रियोनिक लाइफ में अंदर जो दो स्ट्रक्चर्स होती है वो आपस में एक दूसरे से सेपरेट होती है। जब वो करीब आते हैं तो फिर मिड लाइन में एक रिज बन जाती है। जिस तरह अगर दो पिनाइल टिश्यू के हाफ्स आपस में मिलती है तो पिनाइल राफे बनता है। इस तरह स्क्रोटम के हाफ्स मिलती है तो फिर स्क्रोटल राफे। इसी तरह पेरिनियल बॉडी के हाफ्स मिलते हैं तो फिर पेरिनियल राफे बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको राफे देखने को मिलते हैं। इसकी आर्टिकल सप्लाई बिल्कुल वही है जो हमको हम एब्डोमेन के अंदर पढ़ चुके थे स्क्रोटम की। तो वो क्या थी, एंटीरियर स्क्रोटल आर्टरी, पोस्टीरियर स्क्रोटल आर्टरी। इनर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रोटम के एंटीरियर सरफेस को सप्लाई करने वाले लंबर प्लेक्सस और उसकी पोस्टीरियर सरफेस को सप्लाई करने वाली सैक्रल प्लेक्सस, और लंबर प्लेक्सस से आती है एंटीरियर स्क्रोटल नर्व। एंटीरियर स्क्रोटल नर्व असल में इलियो इंग्वाइनल नर्व की ब्रांचेस होती है। इलियो इंग्वाइनल नर्व L1 से, जेनिटल ब्रांच ऑफ जेनिटल फेमोरल L1 L2 से। ठीक है, जबकि पोस्टीरियर सरफेस को सप्लाई करने वाली पोस्टीरियर स्क्रोटल नर्व जो कहाँ से निकलती है, सुपरफिशियल पेरिनियल नर्व, सुपरफिशियल पेरिनियल नर्व प्रूडेंटल नर्व की ब्रांच होती है, जबकि पेरिनियल ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर कुटेनस नर्व होता है। ये भी आपको आना चाहिए। इसके बाद पीनस की बात करते हैं तो पीनस के अंदर जो चीज़ एग्जाम के अंदर पूछी जाती है वो इसकी आते हैं दो लिगामेंट्स होते हैं, एक है सस्पेंसरी लिगामेंट, एक होता है फंडिफॉर्म लिगामेंट। तो मैंने दोनों लिगामेंट्स के दरमियान डिफरेंस बनाया हुआ है, तो आप इनके डिफरेंस को देख सकते हो। जो सस्पेंसरी लिगामेंट होता है वो इंटीरियर सरफेस अटैच होने के बाद प्यूबिक सिम्फिसिस तक जाता होता है, जबकि जो फंडिफॉर्म लिगामेंट है वो लीनियल बदल जाता होता है। जो सस्पेंसरी लिगामेंट होता है ये रिलेटिवली डीप देखने को मिलता है। अगर आपने दोनों की डायग्राम देखनी तो आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, ये सस्पेंसरी लिगामेंट आपको नजर आ रहा होगा, जिसने पेनिस को सस्पेंड किया हुआ होगा, सस्पेंसरी लिगामेंट।
जो सस्पेंसरी लिगामेंट थोड़ा-सा डीप हमें देखने को मिलता है, जबकि फंडिफॉर्म लिगामेंट हमें सुपरफिशियल देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पे इनके डिफरेंस को नोट कर सकते हो। सस्पेंसरी लिगामेंट के फाइबर्स होते हैं शॉर्ट और टॉट होते हैं, जबकि फंडिफॉर्म लिगामेंट के फाइबर्स लॉन्ग और लूज़ होते हैं। जो सस्पेंसरी लिगामेंट होता है वो बग फेशिया के साथ, चूँकि डीप है तो फिर डीप फेशिया के साथ कंटीन्यूअस हो जाएगा, स्पेसिफिकली एट द रूट एंड बॉडी जंक्शन। जबकि फंडिफॉर्म लिगामेंट चूँकि सुपरफिशियल है, तो ये सुपरफिशियल फेशिया जिसको डार्टोस फेशिया कहते हैं, वहाँ पे आके कंटिन्यू हो जाएगा। पीएस की आर्टरी सप्लाई काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने ये देखना है कि किस पार्ट को सप्लाई करने वाली कौन-सी आर्टरी होती है। मिसाल के तौर पर आप कह सकते हो कि जो डिस्टल पार्ट होता है कॉर्पोरा ठीक है, डिस्टल पार्ट होता है कॉर्पस स्पोंजियोसम का, स्पॉन्जी यूरेथ्रा का, पिनाइल स्किन और इसी के साथ-साथ कॉर्पोरा कैवर्नोसा उसको सप्लाई करने वाली डोर्सल आर्टरी होती है, ठीक है? डोर्सल आर्टरी होती है। जबकि कॉर्पोरा कैवर्नोसा के डिस्टल पार्ट को सप्लाई करने वाली डोर्सल आर्टरी, जबकि इसके प्रॉक्सिमल पार्ट को सप्लाई करने वाली डीप आर्टरी होती है। जबकि आर्टरी ऑफ बल्ब ऑफ पीनस इसके पोस्टीरियर पार्ट को सप्लाई करती है, ठीक है? इसके साथ-साथ कुछ सुपरफिशियल और डीप ब्रांचेस होती है एक्सटर्नल प्रूडेंटल आर्टरी की, तो उसकी आर्टरियल सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है। इनर्वेशन ऑफ पीनस के अंदर आपने ये याद रखना है कि जो सोमैटिक नर्व होती है डोर्सल नर्व ऑफ पीनस जो बिल्कुल यूरेथ्रा को सप्लाई कर रही थी, उसी को भी करती है, पेनाइल टिश्यू को सप्लाई करती है, ठीक है? लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करते हैं तो फिर तमाम जो स्किन होती है, तमाम पार्ट ऑफ पेरिनियम के, ठीक हो गया? जो पेक्टिनेट लाइन से नीचे पड़े हुए हैं, पेक्टिनेट लाइन ऑफ एनोरेक्टल जंक्शन, ठीक है? लेकिन आप ग्लैंड्स को हटा दो तो वो जाता है सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड, तो आप उसको यहाँ से नोट कर सकते हो। टेस्टिस का जाता होता है लंबर वाले में, ठीक है? लंबर कैवल एओर्टिक और प्री एओर्टिक में। जो इंटरमीडिएट पार्ट यूरेथ्रस का जाता है आई, हमने कहा था कि इंटरनल इंग्वाइनल लिम्फ नोड, जबकि स्पॉन्जी का जाता है डीआई में या आईडी में या डीपी में, डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स। जो पेरिनियल मसल्स की बात करते हैं, पेरिनियल मसल्स की आपने क्या चीज़ याद रखनी है? पेरिनियल मसल्स के आप एक्शन को याद रख लेना और पेरिनियल मसल्स की इनर्वेशन को देख लेना कि कौन सी नर्व पेरिनियल मसल को सप्लाई करती है। एक्सटर्नल इनर स्विंक्टर बल्बो स्पॉन्जियोसिस, ठीक है? तो आप इनके ये देख लेना। अगर इसके साथ जो मेल सेक्सुअल एक्ट होता है ये आपको नए फिजियो में भी करना है, तो आप इसको यहाँ से छोड़ सकते हो, ठीक है? इसके बाद अगर हम क्लिनिकल्स की बात करते हैं तो ये रहा क्लिनिकल, बिल्कुल बकवास क्लिनिकल है, आप इसको छोड़ सकते हो। यूरेथ्रल कैथेटराइजेशन, इसके बाद डिस्टेंशन ऑफ स्क्रोटम, ये इंपॉर्टेंट है कि वो कौन से 4 फैक्टर्स या 4 कंडीशन जिसकी वजह से स्क्रोटम की डिस्टेंशन होती है, तो आपने नोट कर लेना है। इंडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया, रेस्टिस की इन्फ्लेमेशन होती है, ब्लीडिंग होती है, या फिर एलिफेंटियासिस जिसके अंदर फ्लूइड की अकोमुलेशन होना शुरू हो जाती है। हाइपोस्पीडिया का मतलब होता है कि जो 2 यूरोजेनिटल फोल्ड होते हैं आपस में मिल नहीं पाते कि कौन सी सरफेस है, वेंट्रल सरफेस पर। इसकी वजह से जो एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस होता है नॉर्मली सेंटिव पे होना होता है, लेकिन ये वेंट्रल सरफेस के ऊपर देखने को मिलता है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोस्पीडिया। अगर ये यहाँ पर ग्लैंड्स के ऊपर देखने को मिले ये ओरिफिस, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम ग्लैनुलर हाइपोस्पोडिया। और अगर ये रूट और बॉडी के जंक्शन स्पेसिफिकली बॉडी के अंदर देखने को मिले तो उसको बोलेंगे पिनाइल हाइपोस्पोडिया, और अगर पेरिनियम के अंदर देखने को मिले तो उसको बोलेंगे पिनोस्क्लेरोटल हाइपोस्पोडिया। इसका मेन कॉज ये होता है कि टेस्टोस्टेरोन की कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा कम होती है, जिसकी वजह से ये ओपनिंग ज़्यादा आगे तक एक्सटेंड नहीं कर पाती। जो एपिथेलियल टू मेसेनकाइमल इंटरेक्शन होना था वो टेस्टोस्टेरोन के ऊपर ही डिपेंडेंट था। इसके बाद देख लेते हैं हम फीमोसिस, पैराफीमोसिस एंड सर्कमसियन। फीमोसिस का मतलब ये होता है कि जो प्रीप्यूस अगर अनसर्कमसाइज्ड मेल के अंदर काफ़ी ज़्यादा ग्लैंड्स को कवर करता है, ठीक है? जब वो ग्लैंड्स को टाइटली कवर कर ले, उसको रिट्रैक्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, उसको बोलते हैं फीमोसिस। और फीमोसिस की वजह से एक प्रीप्यूशियल स्पेस, प्रीप्यूशियल का मतलब होता है कि वो स्पेस जो ग्लैंड्स और प्रीप्यूस के दरमियान है, वहाँ पे फ्लूइड की या सेबेशियस ग्लैंड की सीक्रेशन जमा होना शुरू हो जाएगी, तो वो इरिटेशन काज़ करेगी। और बाज़ औक़ात ये होता है कि जो प्रीप्यूस होती है, वो ग्लैंड्स की नेक को इतनी ज़्यादा कंस्ट्रक्ट करती है कि ग्लैंड्स की नेक की कंस्ट्रक्शन की वजह से ब्लड वेसल्स और इसके जो फ्लूइड है, इसकी ड्रेनेज काफ़ी ज़्यादा खत्म हो जाती है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं पैराफिमोसिस। फिमोसिस और पैराफिमोसिस क्योंकि इसके अंदर प्रीप्यूस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो फिर प्रीप्यूस को रिमूव करना होता है, तो प्रीप्यूस को रिमूव करना इसको बोलते हैं सर्कमसिजन, और सर्कमसिजन इस्लाम के अंदर ये की जाती है मेनली। इसके बाद जो इम्पोर्टेंस का मतलब होता है इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सैटिस्फैक्टरी इरेक्शन, तो उसको बोलते हैं इम्पोर्टेंस है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। अब इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी पीनस इरेक्ट नहीं हो पा रहा, तो उसका क्या क्या कॉज हो सकता है? या तो हमने नर्व्स को डैमेज कर दिया, या फिर हार्मोन सीधा प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा, यानी एंडोक्राइन एब्नॉर्मैलिटी देखने को मिल सकती है, पिट्यूटरी की या टेस्टिकुलर की, हाइपोथैलेमस की। ये हो सकता है कि नर्व्स डैमेज होगी, तो इस कंडीशन को बोलते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन या इम्पोर्टेंस। तो इम्पोर्टेंस को ठीक करने के लिए जो ड्रग्स यूज़ करते हैं वो होती है 5-फॉस्फेटाइस्ट्रेस इनहिबिटर। इसकी एग्जांपल है सिल्डेनाफिल। तो ये तो हो गया बेसिक ओवरव्यू, जल्दी से हमने इसको सारा खत्म कर लिया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करना और येलो बॉक्स को बटन आइकन को ज़रूर पढ़ते जाना, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।